पाकिस्तान एक मुल्क जो हर दफा नए सपने देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर हर दफा एक नए हकीकत का थप्पड़ इसे वापस नीचे गिरा देता है। एक मुल्क जो दुनिया के सबसे ज्यादा रिच रिसोर्सेज रखने वाले कंट्रीज में शामिल है, लेकिन फिर भी कर्जों में डूबा हुआ है। एक मुल्क जिसके लोग सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक मुल्क जहां हर नया हुक्मरान तब्दीली का वादा करता है, लेकिन असल तब्दीली कभी आती ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वजह है कि पाकिस्तान कभी भी एक अमीर मुल्क नहीं बन सकता? क्या हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है या फिर हम खुद ही अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं? आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक डाउनफॉल की असली वजूहात को एक्सपोज करेंगे और जानेंगे कि क्या सो कॉल्ड नया पाकिस्तान का कोई फ्यूचर है भी के नहीं। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिन रीजंस पर बात की थी वो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, लैक ऑफ विजन और मिसमैनेजमेंट के कैसे इन चारों चीजों ने मुल्क को सरफेस लेवल से खराब किया हुआ है। मगर आज की इस वीडियो में हम इन चारों रीजन से भी एक और हाथ आगे जाएंगे और हकीकत में इस मुल्क के इकोनॉमिक डाउनफॉल की रूट कॉज को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन जिसको मैंने अपनी लिस्ट में नंबर 1 पर रखा हुआ है वो है वीक एजुकेशन सिस्टम, नो स्किल्ड वर्कफोर्स, ओनली रट्टा। आज दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिस्ट एजुकेशन और स्किल वर्कफोर्स की वजह से ग्रो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर है कि हम अपनी इकोनॉमी का सफाया खुद ही कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और वजह स्कूलों की कमी की नहीं है बल्कि लोगों की खुद की मजबूरी है। सरकारी स्कूल किसी काम के नहीं है आज के टाइम पे और प्राइवेट स्कूल कम, प्राइवेट बैंक ज्यादा हैं। साथ ही हमारी टोटल जीडीपी का सिर्फ 1.7% ही एजुकेशन पर लगाया जाता है और ये परसेंटेज हर साल कम होती जा रही है। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट खुद ही एजुकेशन सेक्टर पे कोई खर्चा नहीं करना चाहती और नतीजा आपके सामने है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 80% पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स की डिग्री जॉब मार्केट के लिए इररेलेवेंट है। दुनिया एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और रोबोटिक्स पर फोकस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ स्टूडेंट्स को आउटडेटेड टेक्स्ट बुक का रट्टा ही मारते हैं। पाकिस्तान में रिसर्च और इनोवेशन का जीरो कॉन्सेप्ट है। सिर्फ 6000 रिसर्च पेपर्स ही पब्लिश होते हैं हर साल, जबकि इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 500 में भी शामिल नहीं है। मतलब कि हम नॉलेज और इनोवेशन में दुनिया से 50 साल पीछे हैं और यही हमारी एक हार्श रियलिटी है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इंडस्ट्री रेलिवेंट बना ले, प्रैक्टिकल और टेक्निकल एजुकेशन दे और नए ग्लोबल स्किल्स को अडॉप्ट करे तो पाकिस्तान भी एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। एक मुल्क जो अपने खर्चे खुद नहीं चला सकता, एक मुल्क जो हर मुश्किल में आईएमएफ और चाइना के लोन का मोहताज हो, ऐसा मुल्क कभी भी अमीर नहीं हो सकता और ये मुल्क पाकिस्तान है। हर नए सरकारी प्रोजेक्ट के लिए कर्जा, हर नए बजट में कर्जा, हर नए इलेक्शन के बाद और ज्यादा कर्जा और नौबत कहीं यहाँ तक ना आ जाए कि पाकिस्तान का कर्जा चुकाने के लिए भी मुल्क को एक और नया कर्जा लेना पड़ जाए। लेकिन ये कर्जा पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के बजाय इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल मुल्क हैं, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को लोन पर नहीं चलाया है, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, जर्मनी हो या इवन के जापान ही हो। सब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट के जरिए ही अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर हम सिर्फ पिछले 10 सालों का एनालिसिस किया जाए तो हमें समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान खुद अपनी इकोनॉमी की तबाही का जिम्मेदार है। 2024 में पाकिस्तान का टोटल कर्जा $125 बिलियन
डॉलर से ज्यादा है। पाकिस्तान का हर फर्द 2,75,000 रुपए का कर्जदार है। सिर्फ IMF का लोन 27 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। चाइना का पाकिस्तान पर 30 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है। ये इतना ज्यादा कर्जा है कि पाकिस्तान अपनी GDP का 80% सिर्फ इन्हीं कर्जों की वापसी में लगा रहा है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो इंस्टीट्यूट है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, लेकिन ये लोन पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के बजाय और भी तबाह कर देता है। IMF के लोन के साथ बहुत सख्त शराइत होती है। पाकिस्तान को सब्सिडी खत्म करनी पड़ती है जिससे महंगाई बढ़ती है। डॉलर्स के रेट बढ़ाने पड़ते हैं जिससे इम्पोर्ट और ज्यादा महंगा हो जाता है। IMF के लोन लेने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी GDP ग्रो नहीं कर सकता। मतलब IMF हमेशा ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान हमेशा इसके कर्ज का मोहताज रहे। हर बार जब भी पाकिस्तान IMF से लोन लेता है, पाकिस्तान को और नए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और बिजली IMF की वजह से ही महंगी होती है। टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं लेकिन इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती। IMF सिर्फ इतना ही लोन देती है कि पाकिस्तान सरवाइव कर सके, लेकिन कभी भी सक्सेसफुल ना हो। मतलब पाकिस्तान IMF के एक इकोनॉमिक ट्रैप में फंसा हुआ है, और ना सिर्फ IMF के लोन ट्रैप में बल्कि चाइना भी साथ साथ है पाकिस्तान को कर्जा देने में। IMF के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंडर चाइना है, लेकिन चाइना लोन देने के लिए IMF जैसे स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं लगाता बल्कि अपनी कंपनीज और प्रोजेक्ट का कंट्रोल ले लेता है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक डेट ट्रैप बन चुका है। चाइना ने पाकिस्तान में 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं जो कि असल में लोन है। पाकिस्तान का हर मेगा प्रोजेक्ट, चाहे वो मोटरवे हो, पावर प्लांट हो या इवन गवादर एयरपोर्ट हो, चाइना के लोन से ही चल रहा है। पाकिस्तान चाइना से हाई इंटरेस्ट लोन लेता है जो कि 6 से 7% इंटरेस्ट रेट के साथ मिलता है, जबकि IMF के लोन सिर्फ 2 से 3% इंटरेस्ट रेट पर मिल जाते हैं। मतलब कि IMF से पाकिस्तान बचने के लिए चाइना का सहारा लेता है और चाइना का सहारा लेने के बाद और ज्यादा कर्ज में डूब जाता है। हर कामयाब मुल्क अपनी GDP का मेजर हिस्सा एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन से कमाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई स्टेबल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ रेमिटेंस मतलब के ओवरसीज पाकिस्तान के भेजे हुए पैसों पर चल रहा है। हमारी GDP का 8% एक्सपोर्ट से आता है, जबकि इंडिया का 21% और चाइना का 32% एक्सपोर्ट से आता है। पाकिस्तान हर साल इंपोर्ट में 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च कर देता है, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ 30 बिलियन डॉलर्स की ही होती हैं। मतलब कि पाकिस्तान सिर्फ लोन के सहारे चल रहा है, और जब लोन आना बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी। अब पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है, या तो कोई कंट्री इनको लोन दे या फिर कोई एड दे, किसी तरीके से इनकी हेल्प करे, या फिर ये IMF के पास जाए। IMF से भी पाकिस्तान 13 बार लोन ले चुका है और एक बार भी नहीं लौटाया। एक गवर्नमेंट को लोन देना दुनिया में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोन देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वापस नहीं मिल पाता। $1 अरब इंशाअल्लाह UAE से एक आध दिन में पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे बुजुर्गों और मेरे बहनों, ये जिंदगी बसर करने का तरीका नहीं। पाकिस्तान का जो करंट डाउनफॉल है उसके पीछे जो सालों का मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर जरा सा भी फोकस किया जाए तो इस मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर है वो पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पाकिस्तानी आर्मी का एग्जैक्टली रोल पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट पर जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। पिछले साल पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीस का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीस खाली डिफेंस सेक्टर को मिला है। यानी कि टोटल बजट का 15% से ज्यादा लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद से ही आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है।
पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सदीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री INC, उसमें इन्होंने खुद लिखा है कि पाकिस्तान की आर्मी कैसे पूरे मुल्क का पैसा घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है। इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन आपने कभी ये सुना होगा कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो कि सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। पाकिस्तान की आर्मी रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जर्नल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान की आर्मी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। एक मॉडल जो था वो पाकिस्तान का था, तो मैंने देखा कि आपके तीनों बड़े सेक्टर्स जो हैं, एग्रीकल्चर, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तीनों में फौज, वेलफेयर फाउंडेशंस हैं, फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बैरिया फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, उसके थ्रू प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं ये करते हैं, और बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, एजुकेशन, फर्टिलाइजर, सीरियल मैन्युफैक्चरिंग, यार कपड़े धोने का जो नील इस्तेमाल होता है उसमें वो भी बनाते हैं। फिर आपके DHAs आ जाते हैं। रियल एस्टेट का एक बड़ा सेक्टर है डायरेक्टली जिसमें फौजी इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक पावर adds to their political power and more political power adds to more economic power. पाकिस्तान की आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की भी वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो ये 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ बैठती है। इन सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, UK में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब कुछ सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने कंपनीज का एक नेटवर्क बना रखा है, जैसे कि फौजी, शाहीन, बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इन सब में से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के बैंक्स को भी आर्मी ऑन करती है और हैवी इंडस्ट्रीज का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट्स का 7% हिस्सा आर्मी ऑन करती है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से जो इनके सामने प्राइवेट कंपनीज होती है वो इनके सामने टिक नहीं पाती। चाहे फौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए। हमारे फौजी अखराजात भी हमारे बजट के लिए मसला है, बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फौज जो है वो अपने बिजनेसेस चलाती है, तो बजट कम रखा जाता है तब ये बिजनेसेस चलाते हैं। बिजनेसेस में जो उनके प्रॉफिट होता है वहाँ से 1 रुपया भी डिफेंस के लिए नहीं जाता है। जो मुनाफे वगैरह है वो फौजी फाउंडेशन के पास रहता है, वो फौजियों की फलाह के लिए यूज होता है। कहते हैं तो फलाह के लिए यूज होता है, लेकिन बात यह है कि फौज का काम नहीं है कारोबार करना, और फौज के कारोबार की वजह से प्राइवेट सेक्टर मफलूज हो रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि पहले थे कमर जावेद बाजवा, उनकी वाइफ की वेल्थ 2016 में 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो इनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। इनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई? और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को भी देखा जाए तो 12.7 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की वेल्थ है इन सब की। और ये ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे थे जो कि इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई? इनकी सैलरी को भी जोड़ लो तो तब भी इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, तो इसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है? तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब भी हो पाएंगी कि जब मीडिया ये सारे क्वेश्चंस लेकर आगे आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इन्हीं का कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान की आर्मी का जो रोल है उसे कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में थोड़ा सा भी कोई एफर्ट होता है तो उसको वहीं पर फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के बिजनेसेस और कंपनीज ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जर्नल, रिटायर्ड जर्नल को ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन बात यह है कि फौज का काम नहीं है कारोबार करना, और फौज के कारोबार की वजह से प्राइवेट सेक्टर मफलूज हो रहा है। हायर अथॉरिटी में जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता है ये इनको लात मार कर निकाल देते हैं। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल स्टेट डेवलपर्स हैं। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीनें हैं जो कि इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं। पाकिस्तान में आर्मी की हेल्प से ही PM बनता है और जब PM बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। तो
अब आप सोचेंगे कि फिर इलेक्शंस क्यों होते हैं पाकिस्तान में। दरअसल इलेक्शन सिर्फ एक दिखावा होता है आम लोगों को दिखाने के लिए कि हम अपना पीएम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर जो कुछ हो रहा है उससे हमको बेखबर कर दिया जाता है। इलेक्शंस चाहे जो भी पार्टी जीते, पीएम सिर्फ उसी को बनाया जाएगा जो कि आर्मी के हिसाब से चलेगा। जैसे कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन मसला तब आया जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो सैयद आसिम मुनीर को अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। लेकिन इमरान खान के सामने भी मसला था कि अगर सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो अगले इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले। और आपने देखा भी होगा कि जब इमरान खान का टेन्योर खत्म होने वाला था तो वो किस तरीके से फौज और अदलिया के खिलाफ हेट स्पीचेस दिया करते थे अपने जलसे में, और इसकी वजह भी यही थी। जितना मर्जी कहे हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहे हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया। इसलिए इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ जाकर जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत की। इन सब के बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटाकर शहबाज शरीफ को पीएम बनवा दिया और शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को अपना अगला आर्मी चीफ बना दिया। और ये जो सब चीजें हुई हैं ये पिछले साल की ही बात है, जिसकी वजह से मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है। दूसरी चीज इसमें ये भी है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो तो चाहती है कि हम इंडिया से अपने रिलेशन सुधारें, क्योंकि तभी ट्रेड होगी और तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं चाहती है कि इंडिया से हमारे रिलेशनशिप सुधरे, क्योंकि अगर इंडिया से हमारे रिलेशनशिप सुधर जाएंगे तो ये हजारों करोड़ रुपए का बजट लिया जाता है आर्मी के नाम पर, इन पर क्वेश्चन उठने लगेंगे। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी दोनों मुल्कों के बीच में कोई भी नजदीकियां आती हैं या कोई बातचीत शुरू होती है तो अचानक से टेररिस्ट अटैक हो जाता है। 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने के लिए दिल्ली आए, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया। 2016 में पीएम मोदी पाकिस्तान गए नवाज शरीफ से मिलने, इसके आते ही एक हफ्ते के अंदर पठानकोट में टेररिस्ट अटैक हो गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम इंडिया के साथ नो वन फर्स्ट पॉलिसी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर वॉर हुई तो हम पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। जैसे ही ये बात बोली गई, जैश ए मोहम्मद ने टेररिस्ट अटैक कर दिया। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ और इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में जब लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था तो उस टाइम के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ। इन्होंने बिना अपने पीएम को बताए कारगिल का हमला प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया और बाद में तख्ता पलट करके पीएम को हटा दिया। पाकिस्तान की जो आम आवाम है उन्हें बहुत ही अलग लेवल पर लूटा गया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने डैम के नाम पर पैसे इकट्ठे करवाए। साथ ही आतिफ असलम जो कि सिंगर हैं, इन्होंने भी इसमें डोनेट किया। वो डैम बना ही नहीं और उसका पैसा सारा किसी जेब में चला गया। देखिए पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो किसी लोन या एड से सुधरने वाली नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आर्मी से हटकर जब पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन और साथ ही पढ़े लिखे लोगों के हाथ में आएगी तो तभी मुल्क में कुछ सुधार आ पाएगा, वरना तो ये सिलसिला जैसे सदियों से चल रहा था आने वाले सालों में भी यूं ही चलता रहेगा। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि पाकिस्तान की इस हालत का असल जिम्मेदार आखिर कौन है। मिलते हैं अगली नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए